नमस्कार साथियों, मैं आपके सामने डॉक्टर अमृत। आपका स्वागत है अमृत स्टडी लाइफ यूट्यूब चैनल में। आज के दिन हम देखेंगे कि भारत और नेपाल के बीच में एक महत्वपूर्ण तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है, जिसके कारण ये बड़ा मुद्दा बन गया है। वैसे कोरोना संकट चल रहा है और एक नया मुद्दा और उभर के सामने आया, जिससे पूरे भारत में, पूरे नेपाल में तनावपूर्ण संकट उत्पन्न हो गया। हम देखेंगे कि ये क्या क्या है, ये संकट क्या है। ये संकट का नाम है लिपुलेखा काला पानी विवाद। लिपुलेखा काला पानी विवाद, जो भारत और नेपाल के बीच में तनाव का एक कारण बना है। तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि नक्शे में, भारत के नक्शे में किधर की साइड में नेपाल है, किधर की साइड में ये हमारे कौन कौन से राज्यों को टच करता है। तो हम इसको देखते हैं। तो भारत में इधर की साइड में ये नेपाल की स्थिति है यहाँ पे, और भारत के पड़ोस में ये टच करने वाले, इस नेपाल की सीमा रेखा को छूने वाले हमारे यहाँ के 5 राज्य हैं। हम देखो ये पश्चिम की साइड में तो ये उत्तराखंड, पश्चिम साइड में तो ये उत्तराखंड इधर की सीमा लगती है। उसके बाद में दक्षिण पश्चिम की साइड में, दक्षिण और पश्चिम में पूरा ये उत्तर प्रदेश की सीमा रखती है। दक्षिण में ये पूर्व की साइड में हल्की सी यहाँ पे ये बिहार की सीमा लगती है। उसके बाद में ये बंगाल की सीमा, जो सबसे छोटी सीमा, ये बंगाल की सीमा यहाँ पे लगती है, पश्चिम बंगाल की। और उसके बाद में हमारा भारत का एक राज्य सिक्किम, इसके उत्तरी पूर्वी क्षेत्र को यहाँ पे छूता है। इस प्रकार से हम देखें तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल और सिक्किम, इन राज्यों से घिरा हुआ है ये नेपाल भारत में। और इसके ऊपरी वाले क्षेत्र को यह तिब्बत का क्षेत्र है। इसके ऊपर यह तिब्बत का क्षेत्र है जो चीन में आता है। तो यह संकट कहां पे उत्पन्न हुआ है, तो हम ये देखते हैं कि संकट इस वाले एरिया में यह विवाद, यह डिस्प्यूट उत्पन्न हुआ है। यह उत्तराखंड और नेपाल का ये उत्तरी सीमा क्षेत्र में विवाद उत्पन्न हुआ है। तो ये विवाद कैसे उत्पन्न हुआ है, अगर हम इसकी पृष्ठभूमि को थोड़े से जानने की कोशिश करें कि यह विवाद अकस्मात उभर के आया कैसे। साथियों, कुछ दिन पहले क्या हुआ कि लास्ट ईयर हमारे भारत में जम्मू कश्मीर से हमारे यहाँ पर धारा 370 को हटा दिया गया है और जम्मू कश्मीर राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया है, जिसमें लद्दाख और कश्मीर 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए हैं। जब ये केंद्र शासित प्रदेश बनाने के बाद में भारत सरकार ने क्या किया कि हमारे भारत का एक नया नक्शा जारी किया। नया नक्शा जारी करने के बाद में उसमें क्या थोड़ा सा बदलाव किया कि भारत सरकार ने यहाँ पे एक जो काला पानी नाम का एक क्षेत्र था, उस काले पानी नाम के क्षेत्र को अपने भारत के नक्शे में दर्शाया गया। और इस काले पानी क्षेत्र को जब भारत के नए नक्शे में दर्शाया गया तो इससे नेपाल की जनता को जैसे ही इसका पता लगा तो नेपाल की जनता इससे नाराज हो गई थी। और जब नेपाल की जनता नाराज हुई तो उन्होंने वहां विरोध प्रदर्शन किए तो नेपाल की सरकार पर इसका थोड़ा सा दबाव बना कि ये हुआ क्या। तो सरकार ने इसकी तरफ ध्यान देना शुरू किया। कुछ दिन बाद में क्या होता है, तो हम इसको सबसे पहले क्या करते हैं कि ये जो उत्तराखंड है और ये नेपाल है, अगर हम इस वाले एरिया को उठा के और हम इधर इस वाले एरिया को उठा के रख देते हैं तो ये उत्तराखंड हो जाता है और ये नेपाल। हम इसको समझाने के हिसाब से इस वाले एरिया को हम यहां पर लगाते हैं। तो अब हम देखते हैं कि यहां पे क्या क्या होता है। तो होता क्या है कि उसके कुछ दिन बाद में हमारे यहाँ के रक्षा मंत्री हैं जो राजनाथ सिंह जी, वो क्या करते हैं कि हमारे यहाँ के जो तीर्थ यात्री हैं जो कैलाश मानसरोवर की यात्रा पे जाते हैं, तो उन यात्रियों की सुविधा के लिए एक सड़क का निर्माण करते हैं। और यह सड़क धारचूला से और लिपुलेखा तक जाती है और यह 80 किलोमीटर की सड़क है। तो इसका निर्माण करने के बाद में फिर क्या है कि यह बिना पूछे इनकी सड़क का निर्माण भारत सरकार ने नेपाल से बिना पूछे सड़क का निर्माण किया। तो नेपाल सरकार इससे नाराज हो गई कि हमसे बिना पूछे सड़क का निर्माण कर दिया और इन्होंने इसका उद्घाटन भी कर दिया। तो हम ये देखते हैं कि साथियों, इसमें 2-3 शब्द बार बार घूम रहे हैं, जिनमें काला पानी, लिपुलेखा और ये धारचूला ये है, और लिम्पियाधुरा। काला पानी, लिपुलेखा, लिम्पियाधुरा और धारचूला, ये 2-3 शब्द हैं जो बार बार इन शब्दों का उपयोग होगा। हम ये देखेंगे कि ये जगह कौन कौन सी जगह पे स्थापित है। अब हम देखते हैं कि ये उत्तराखंड है,
उत्तराखंड, और ये नेपाल, नेपाल। तो हम सबसे पहले इसमें देखते हैं कि धारचूला और लिपुलेखा, यहां पर क्या है कि इस मार्ग का इन्होंने, हमारे रक्षा मंत्री ने उद्घाटन किया है। तो ये कहां पे है? तो ये वाला इलाका है जो ये इस जगह पे धारचूला है। धारचूला, और ये जगह जो एक दर्रा है, और ये दर्रा का नाम है लिपुलेखा। यह उत्तराखंड और नेपाल की सीमा के पास में है, यह तिब्बत की सीमा के पास में है। इसमें क्या होता है कि यहां से कैलाश मानसरोवर पड़ता है इधर की साइड में, यहां एक झील पड़ती है तिब्बत में। यह पूरा इलाका तिब्बत का है, यह पूरा इलाका, यह तिब्बती क्षेत्र है, चीन वाला क्षेत्र है। इसमें यहां पर यहां पर कैलाश पर्वत है। जहां पर हिंदू तीर्थयात्री जाते हैं, यहां पर कैलाश पर्वत है। और इसी जगह के हम पास वाले क्षेत्र को देखें तो यहां पर मानसरोवर झील है, और इसके यहां पर राकसताल झील है। यहां पर मानसरोवर झील है, यहां पर राकसताल झील है, और इसके पास में से यह मार्ग गुजरता है जो कैलाश पर्वत के लिए जाता है, जहां हिंदू तीर्थयात्री जाते हैं। यह साथियों पूरा पूरा पहाड़ी इलाका है, और इसमें पूरे में बर्फबारी होती है, तो पूरा बर्फीला इलाका है ये वाला इलाका। अब भारत सरकार ने क्या किया है कि भारत सरकार ने धारचूला से और लिपुलेखा तक यहां पर एक सड़क का निर्माण किया है। धारचूला से और लिपुलेखा तक, और इस सड़क की लंबाई है 80 किलोमीटर। इस सड़क की लंबाई 80 किलोमीटर है। धारचूला से लिपुलेखा तक इसको बनाया गया। इससे यह फायदा होगा, जो पहले यहां धारचूला से और यहां कैलाश पर्वत तक इधर जाते थे, तो लोगों को 2 से 3 सप्ताह वहां जाने के लिए, पैदल यात्रा जाने के लिए लगते थे। अब इस सड़क निर्माण के कारण क्या है, कुछ दूरी तक वाहन चलने लगेंगे। इससे व्यक्ति अब क्या, जहां 2-3 सप्ताह लगते थे, अब वो एक ही सप्ताह में यहां पर आराम से कैलाश पर्वत की यात्रा करके वापस आ जाएगा। अब इसमें क्या है कि जैसे ही इसका उद्घाटन किया, तो नेपाल सरकार को इस चीज का बुरा लगा कि इस सड़क एक तो बिना पूछे बना दी, और दूसरी बात नया नक्शा बना दिया। नया नक्शे में इन्होंने क्या है कि ये जो काला पानी क्षेत्र है, काला पानी क्षेत्र साथियों यहां पे है, इसके पास में काला पानी क्षेत्र, कि यह काला पानी क्षेत्र भारत ने अपने नक्शे में क्यों दर्शाया है। इससे नेपाल नाराज होने के बाद में नेपाल ने क्या किया, फिर कुछ दिन बाद में खुद ने एक नया नक्शा बनाया। नेपाल ने खुद ने एक नया नक्शा बनाया, और नया नक्शा में इसने क्या किया कि यह लिपुलेखा और काला पानी क्षेत्र को अपने नक्शे में दर्शा के, नया नक्शा, यह लिपुलेखा और काले पानी क्षेत्र को नेपाल ने अपने नक्शे में दर्शा दिया और नया नक्शा जारी कर दिया। और जैसे ये नया नक्शा जारी किया, और भारत सरकार को जब इस चीज का पता चला कि नेपाल ने नया नक्शा जारी किया है और लिपुलेखा काला पानी क्षेत्र को खुद के हिस्से में दर्शा दिया है, तो इससे एकदम में भारत सरकार चौंक गई। तो दोनों में इससे विवाद उत्पन्न हो गया। फिर भारत सरकार ने उससे बोला, नेपाल वालों से, कि ये आपने गलत किया है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इस बीच में क्या है कि भारत सरकार ने नेपाल को, हमारे दोनों देशों के बीच में एक संधि हुई थी 1816 में, जो संधि का नाम था सुगाली संधि। एक सुगाली संधि हुई थी। इससे पहले
19वीं शताब्दी में क्या है, राजस्व और प्रशासनिक अधिकार पूरी तरीके से भारत का ही अधिकार इन पर रहा है। फिर इसमें एक संधि हुई थी, सुगाली संधि, और यह संधि हुई थी 1816 में। तो 1816 में जब यह संधि हुई थी तो इसमें यह संधि में यह प्रावधान किया गया था कि इन दोनों, एक तो उत्तराखंड और एक नेपाल, इन दोनों की सीमा रेखा को एक नदी है जिसका नाम है काली नदी या महाकाली नदी या शारदा नदी, यह नदी विभाजित करती है यहां से, यह पूरी तरीके से। तो यह नदी विभाजित करती है। तो इसमें यह बताया गया कि इस नदी के पश्चिमी भाग में तो उत्तराखंड है, पूर्वी भाग में नेपाल है। और इसमें यह बताया गया कि नदी के पश्चिमी भाग के जितने भी क्षेत्र हैं वो भारत के हिस्से में आएंगे, उत्तराखंड में स्थित रहेंगे, और पूर्वी हिस्से में जो आएंगे वो नेपाल के हिस्से में आएंगे। ठीक है। तो और फिर उसके बाद में एक संधि और हुई 1923 में। 1923 में दूसरी संधि हुई और इस संधि में भी इन सारी बातों को दोहराया गया कि जैसे सुगाली संधि में इसको दोहराया गया। अब साथियों हम देखते हैं कि कहां कहां कौन सी चीज है। यहां पे एक जगह है लिम्पियागढ़। लिम्पियाधुरा नाम की जगह है। तो यही वो डिस्प्यूट है पूरा नए नक्शे का, इस वाले इलाके का। धारचूला, काला पानी, लिपुलेखा, लिम्पियाधुरा नाम की यह पूरी जगह पर डिस्प्यूट है। नया नक्शा जारी होने के कारण भारत ने इस पे अपनी आपत्ति दर्ज कराई है। इससे पहले भारत ने नया नक्शा जारी किया था तो नेपाल ने अपनी आपत्ति जारी कराई, और इस बीच में यह संकट अभी उत्पन्न हुआ है और यह अभी चल ही रहा है। अब हम देखते हैं साथियों कि यह नदी जिसके बारे में बात चल रही थी जो काली नदी है, किस किस तरीके से यह कहां से निकलती है और किस प्रकार से आगे ये बढ़ती चली जाती है। तो यह नदी जो है इस तरीके से यह नदी घूम के आती है, काली नदी। इस नदी का नाम है काली या महाकाली या शारदा या काली गंगा। इस नदी के कई उपनाम हैं, काली, महाकाली, शारदा या काली गंगा, जो ये उत्तराखंड और नेपाल के बीच में सीमा रेखा बनाती है। अब हम ये देखते हैं कि ये काली नदी कुल 350 किलोमीटर लंबी है। काली नदी कितनी लंबी है? 350 किलोमीटर लंबी है। अब ये काली नदी ये यहां से निकलती है लिपुलेखा दर्रा के पास में। लिपुलेखा दर्रा के पास में से ये काला पानी नामक एक क्षेत्र है और यहीं एक काली माता का मंदिर है, इसके पास में से ये निकलती है, इसलिए इस नदी का नाम काली नदी पड़ा। अब ये यहां से निकलने के बाद में इसमें कुछ शाखाएं आकर के मिलती हैं। इधर से एक नदी आके मिलती है, इस नदी का नाम है धौली गंगा। धौली गंगा नदी। और उसके बाद में यह नदी एक यहां के आकर के मिलती है, इस नदी का नाम है गोरी गंगा। और उसके बाद में एक नदी यहां करके मिलती है, इसका नाम है सरयू। सरयू या सरजू बोलते हैं इस नदी को। और आगे अगर हम इस नदी को देखें तो यहां पर धौली गंगा है जो तवा घाट में आकर के मिलती है। तवा घाट एक स्थान है जहां पर इसमें धौली गंगा आकर के मिलती है। और गोरी गंगा यहां पर ये गोरी गंगा धारचूला के पास में आकर के मिलती है। और ये सरजू को देखें तो हम पंचेश्वर,
पंचेश्वर में आकर के ये सरजू नदी मिलती है, और उसके बाद में थोड़ी सी आगे है टनकपुर। तो टनकपुर में एक यहाँ पे बांध बनाया गया है, और इसको बहुउद्देशीय परियोजना के रूप में इसका हमें यहाँ पूरे उपयोग करते हैं पूरे भारत में, इसके सिंचाई का, बिजली का, इस तरीके से हम इसने ये नदी को देखा। और ये पूरा क्षेत्र कहाँ है, इस वाले क्षेत्र की बात हो रही है कि इसमें क्या कह सकते हैं, इस नदी के क्षेत्र की बात है। संप्रूव है, लोकतांत्रिक सरकार वहां पे है। वहां पर जो प्रधानमंत्री है, उस प्रधानमंत्री का नाम है केपी शर्मा ओली। वर्तमान में ये प्रधानमंत्री हैं, और ये भारत से थोड़े से नाराज है। अब भारत से नाराज क्यों है? शुरुआत में तो ये भारत के पक्ष में हुआ करते थे, लेकिन वर्तमान में ये भारत के थोड़े से विपक्ष में है, और चीन की तरफ इनका झुकाव जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अब ये चीनी जादू है या नेपाल की कोई कूटनीतिक चाल है, कुछ इसके बारे में कुछ भी हमें पता नहीं है कि वहां पे क्या चल रहा है। लेकिन वर्तमान में केपी शर्मा ओली ये भारत के विरोध में दिखाई दे रहे हैं। अब ये भारत के विरोध में, अब ये क्या क्या विरोध कर रहे हैं भारत के विरोध में? अगर इसकी हम थोड़ी सी पृष्ठभूमि को देखें तो 1950 में एक संधि हुई थी, और संधि का नाम है पीस एंड फ्रेंडशिप। पीस एंड फ्रेंडशिप संधि हुई थी एक 1950 में। और अब केपी शर्मा ओली ये बोल रहे हैं कि यह संधि नेपाल के हित में नहीं है। अब यह संधि क्या है, खत्म हो जानी चाहिए। इससे क्या है, भारत को ज्यादा फायदा है। एक तो केपी शर्मा ओली इस बात को कह रहे हैं, दूसरा ये कह रहे हैं, जब दूसरी बात यह अगर हम देखें कि किस प्रकार से नाराजगी जाहिर होती है, कब कब हमें दिखाई देते हैं, तो 2008 में ओली प्रधानमंत्री बने थे। जब 2008 में ओली प्रधानमंत्री बने थे तो इन्होंने क्या है कि जैसे परंपरागत रूप से क्या होता है कि भारत का दौरा प्रधानमंत्री करता है, लेकिन इस टाइम पे इन्होंने क्या है, चीन का दौरा किया था। तो भारत इसको देख के चौंक गया था कि यह नेपाल कैसी कूटनीतिक चाल कर रहा है। अगर हम तीसरा इसका विरोध का देखें तो 2015 में क्या हुआ था कि यहां पर एक संविधान बना था। संविधान बना था, लेकिन उस संविधान में कुछ मतलब दिक्कतें थी यहां के नागरिकता से संबंधित। तो इसका क्या है, कुछ विरोधी, नेपाल के विरोधी नेताओं ने इस संविधान का क्या है, विरोध किया था। और उससे क्या हुआ, फिर ये भारत और नेपाल की जो सीमा थी, ये वाली सीमा, इस सीमा को पूर्णतः रोक दिया गया और प्रतिबंध कर दिया गया। इससे क्या हुआ कि इधर से जाने वाले जो तेल थे, गैस थे और ये पेट्रोल थे, इनकी सप्लाई रुक गई नेपाल में जाने से। तो इनकी सप्लाई रुकने के बाद में क्या है, संकट उत्पन्न हो गया था। कहां पे, नेपाल में। तो उसके बाद में क्या है कि भारत ने इन विरोधी नेताओं का समर्थन किया था उस टाइम पे। तो नेपाल उस टाइम पे क्या होता है, जैसे ही भारत ने विरोधी नेताओं का समर्थन कर दिया तो ये केपी शर्मा ओली झुकने की बजाय चीन की तरफ, ये चीन का सहारा लेना इन्होंने उचित समझा और ये चीन की तरफ चले गए थे। उसके बाद में अगर और हम देखें नाराजगी की इनकी पृष्ठभूमि, तो इन्होंने जो संविधान बनाया था, संविधान बनाया था उसमें तराइन के जो लोग थे, तराई क्षेत्र के जो लोग थे, इस संविधान में तराई क्षेत्र के लोगों को इन्होंने कोई अधिकार नहीं दिया, नागरिकता के अधिकार नहीं दिए और उनका संबंध भारत के लोगों से था। इस वजह से इन्होंने नहीं दिया था। इससे क्या है, भारत सरकार नाराज हो गई। भारत सरकार ने इनका समर्थन किया कि इनको नागरिकता दी जाए, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। इससे क्या है कि यह केपी शर्मा ओली भारत सरकार से नाराज हो गए और भारत और नेपाल के संबंध खराब हो गए थे। अगर और देखा जाए तो वर्तमान में जो कोरोना चल रहा है, जो कोरोना वायरस की जो समस्या पैदा हुई है, कोरोना वायरस आया है। अब केपी शर्मा ओली कह रहे हैं कि हमारे देश में जो कोरोना वायरस का प्रसार हुआ है, इसमें भारत की बहुत बड़ी भूमिका है। भारत ने हमारे यहाँ पे प्रसार किया। अगर भारत कोई
इस तरीके से प्रतिबंधात्मक कार्य करता तो कम से कम नेपाल तो बच जाता। इस चीज को लेकर भी केपी शर्मा ओली क्या है कि नाराज है, इससे क्या है संबंध तनावपूर्ण हो गए। और वर्तमान का जो अगर हम देखें, वर्तमान लेटेस्ट में इस कोरोना में ही इन्होंने एक नया नक्शा बनाया है। नेपाल वालों ने एक नया नक्शा बनाया है। इस नए नक्शे में 3 भारतीय क्षेत्रों को, भारत के नक्शे में अनुसार जो 3 भारतीय क्षेत्र थे, इन 3 भारतीय क्षेत्रों को दिखाया है। उन 3 क्षेत्र कौन कौन से हैं? एक का नाम है लिपुलेखा, दूसरे का नाम है काला पानी और तीसरे का नाम है लिम्पियाधुरा। तो लिपुलेखा तो ये रहा यहां पर, यह लिपुलेखा है। काला पानी यहां पे है बॉर्डर के पास में, और लिम्पियाधुरा यहां पे है। इस तीनों क्षेत्रों को खुद के नक्शे में दर्शाने के कारण भारत अकस्मात चौंक गया, परेशान हो गया। और कोई भी चौंकेगा, अपने नक्शे में इस तरीके से कोई भी दिखाएगा तो चौंका, तो आपस में इनमें क्या, दोनों में तनावपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो गई है। यही था भारत और नेपाल के बीच में तनाव का कारण। इस वाले क्षेत्र में जो लिपुलेखा, काला पानी, लिम्पियाधुरा का नेपाल का अपने नक्शे में दर्शाना। अब हम देखते हैं कि भारत और नेपाल के संबंधों की पृष्ठभूमि देखते हैं थोड़ी सी, कि भारत और नेपाल के संबंध इतने मधुर शुरू से क्यों रहे। तो इसके संबंधों की पृष्ठभूमि, भारत प्लस नेपाल, कि क्यों इन दोनों में इतने अच्छे संबंध रहे शुरू से ही। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि नेपाल भारत का एक महत्वपूर्ण पड़ोसी देश है। यहाँ की भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आर्थिक जितने भी संबंध हैं, इन संबंधों में हमारे क्या है, विदेशी नीति पर इनका प्रभाव पड़ा है, तो हमने इनको मेंटेन किया हुआ है। और अगर हम दूसरे तरीके से देखें तो भारत और नेपाल में बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म के लोग निवास करते हैं। हम देखते हैं कि भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था नेपाल में, और उसका निर्माण कुशीनगर में हुआ था भारत में। तो बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म दोनों के लोग, दोनों धर्मों को मानने वाले लोग इन दोनों देशों में रहते हैं। इस वजह से दोनों के संबंध क्या है, दोनों देशों में अच्छे संबंध है। अगर हम तीसरे देखें तो हमने बताया था 1950 की जो शांति और मैत्री संधि जो हुई थी भारत और नेपाल में, उससे क्या है कि लोग और वस्तुओं की हमारे दोनों देशों में मुक्त आवाजाही होती है। इससे क्या होता है, रक्षा और विदेशी मामलों में घनिष्ठ सहयोग मिलता है दोनों देशों को ही। और क्या होता है, इससे नेपाल को हथियार खरीदने में आसानी होती है, वो भारत से वो हथियार खरीद सकता है। और नेपाल क्या है कि भूआबद्ध देश है, ये देखो लैंड लॉक कंट्री है। तो आज के जमाने में जो समुद्र के तट के किनारे से संपर्क नहीं होता वो काफी पिछड़ा हो जाता है, अधिकतर व्यापार यहां से होता है। तो इस वजह से क्या है कि इसको, नेपाल को भारत ने विशेष अधिकार दे रखे हैं अपने आयात निर्यात के लिए, बंदरगाह की सुविधा या बहुत सारी सुविधाएं आर्थिक क्षेत्र, आर्थिक कार्यकलाप करने के लिए दे रखे हैं। तो नेपाल को इससे क्या है, काफी ज्यादा फायदा हुआ है। और दोनों देशों में मुक्त आवाजाही, दोनों देशों में वैवाहिक संबंध है और पारिवारिक संबंध है। तो इसके जो संबंधों की नींव है ना, इस संबंधों की नींव को लोग रोटी बेटी के संबंध या रोटी बेटी का रिश्ता की नींव, इसको ऐसे बोला जाता है। इसका मतलब है कि बहुत घनिष्ठ संबंध है पूरे भारत के और नेपाल के। और भारत की स्थिति हम देखें तो यह नेपाल का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार वाला देश है, और नेपाल में निवेश करने वाला भी सबसे बड़ा देश भारत ही है। इसमें निवेश करता है। और भारत द्वारा नेपाल की अवसंरचना विकास में, चाहे वो स्वास्थ्य हो, चाहे वो वहां की अवसंरचना में सड़क हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे बिजली की आपूर्ति हो, बिजली का निर्माण हो, तो भारत हर तरीके की सुविधाओं का विकास करने में या निर्माण में वहां पर नेपाल में सुविधा एवं सहायता कराता है। और हमारे वहां क्या है कि गोरखा जो रेजिमेंट है सेना की, उसमें वहां के पहाड़ी लोगों को भी हम भर्ती करते हैं। इसलिए हमारे क्या है कि बहुत अच्छे संबंध हैं।
और क्या है कि हमारे और नेपाल के बीच में जो सैन्य प्रशिक्षण कार्यक्रम चलता है उसका नाम है सूर्य किरण। यह हर साल 2011 से पर ईयर लगातार चलता जा रहा है। तो इससे क्या है, सेनाओं का प्रशिक्षण साथ में होता है। चाहे बाढ़ हो, भूस्खलन हो, भूकंप हो, कोई ज्वालामुखी विस्फोट हो, ऐसी प्राकृतिक आपदाओं में पूरा देश और हमारे देशवासियों की सहानुभूति उनके साथ में होती है, हम उसकी हेल्प भी करते हैं। बिहार में एक जगह है रक्सौल, और नेपाल का जो काठमांडू क्षेत्र है, यहाँ पर एक रेलवे लिंक का निर्माण हो रहा है। इस रेलवे लिंक के निर्माण से क्या है कि लोगों में संपर्क बढ़ेगा और आवाजाही बढ़ेगी। इससे हमारे देशों के रिश्ते और मजबूत होंगे। और ये जितने भी सारे मैंने कारण बताए, इनसे हमारे देश में नजदीकी संबंधों को दर्शाता है। ये सारे कारण बताते हैं कि इन दोनों में इतनी घनिष्ठता कैसे है। अब भारत और नेपाल को दोनों के संबंधों को आगे ले जाने के लिए आगे की राह कैसे तय करनी होगी, इसमें सोच समझ करके आगे कदम बढ़ाने होंगे। छोटी मोटी लड़ाइयों को भूल करके इनको संबंधों को आगे पटरी पे ले जाना होगा। इनको दोनों देशों को क्या करना होगा, जो ऐतिहासिक संधियां हैं, ऐतिहासिक दस्तावेज हैं और घनिष्ठ और मैत्रीपूर्ण संबंध हैं, इन सब का क्या है, इनकी भावनाओं को ध्यान में रखना होगा दोनों देशों को। और भारत को भी अपनी विदेशी नीति की समीक्षा करने की जरूरत है, क्योंकि अब इसमें क्या है कि नेपाल के प्रति इसमें भारत को दूरदर्शिता की सोच बनानी होगी। क्यों, इससे क्या होगा, अब हो क्या रहा है कि चीन का नेपाल में धीरे धीरे प्रभाव बढ़ रहा है और चीन में निवेश, जो चीन है वो नेपाल में अधिकतर निवेश करता चला जा रहा है। इससे क्या हो रहा है कि नेपाल में चीन की चमक तो बढ़ती चली जा रही है, लेकिन भारत की चमक धीरे धीरे शिथिल होती चली जा रही है, भारत की चमक धुंधली होती चली जा रही है। इससे वहां का चीन का प्रभाव ज्यादा वहां के लोगों के दिमाग पर छाप छोड़ रहा है। तो भारत में एक क्या पड़ोसी देश होने के नाते भारत को अपनी आर्थिक शक्ति का प्रदर्शन करना होगा और रणनीतिक लाभ हानि पर विचार करना होगा और भारत को कूटनीतिक सूझबूझ का परिचय देना होगा। तभी जाके हम दोनों देश जो हैं शांतिपूर्वक रह सकते हैं और हमारा ये घनिष्ठ दोस्ती लंबे समय तक बरकरार रहे। तो हमने आज ये देखा किस तरीके से भारत और नेपाल के बीच में नया तनाव क्यों उत्पन्न हुआ, लिपू लेखा और काला पानी का। फिर हमने ये देखा कि दोनों देशों को कौन सी नदी, जो ये नदी है काली नदी, कैसे विभाजित कर रही है, कौन कौन से शहर उस पर बसे हुए हैं, कौन कौन सी जगह पर विवाद है। उसके बाद में हमने देखा कि केपी शर्मा ओली जो वहां के प्रधानमंत्री हैं क्यों हमसे नाराज हैं और वो नेपाल हमसे क्यों विरोध में है। उसके बाद में हमने देखा कि हमारे संबंधों में इतनी मिठास कैसे है, कैसे इतने अच्छे संबंध रहे, और अब देखा कि आगे की राय हमें किस तरीके से तय करनी चाहिए। तो साथियों, अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आगे नोटिफिकेशन प्राप्त करते रहें और सुने। धन्यवाद।